Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today I will teach you some hybrid system of exchange rate. तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स सी विनिमय दर की मिश्रित प्रणालियाँ, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। मिश्रित प्रणालियाँ विनिमय दर की वे प्रणालियाँ हैं जो न तो पूर्ण स्थिर प्रणाली और न ही पूर्ण नमनीय प्रणाली कहा जा सकता है। इनकी ना तो वो चेंजेबल है ना ही फिक्स्ड है। इन्हें प्राय विनिमय दर की वैकल्पिक प्रणालियाँ कहा जाता है। इन दोनों विनिमय दर की प्रणालियाँ अर्थात स्थिर और लचील के गुणों को इकट्ठा किया जाता है। जो कुछ प्रणाली इस प्रकार हैं। ये कह रहा है कि इस विनिमय दर में, इस एक्सचेंज रेट में मिश्रित, देखो मिश्रित का मतलब यही होता है कि वो दोनों की मिक्स है, स्थिर और नमनीय की। नमनीय मतलब जो चेंजेबल होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट पॉइंट है वाइडर बैंड्स, विस्तृत सीमा पट्टी। वाइडर मतलब बड़ी, विस्तृत। चलित सीमाबद्ध, क्राउलिंग पैग। उसके बाद है प्रबंधित तरणशीलता, मैनेज्ड फ्लोटिंग। विस्तृत भाई इसमें जैसे विस्तृत, इससे मीनिंग से ही पता लगता है। वाइडर बैंड्स इसमें होते हैं, देखो पढ़ते हैं। लेट्स सी, वाइडर बैंड्स क्या है? विस्तृत सीमा पट्टी उस प्रणाली को कहते हैं जो स्थिर विनिमय दर में विस्तृत परिवर्तन सामंजस्य की अनुमति देती है। जो हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें बड़े लेवल पर परिवर्तन करने की अनुमति देती है, सामंजस्य करने की अनुमति देती है। तो वो क्या है हमारी? वाइडर बैंड्स इज ए सिस्टम दैट अलाउज वाइडर एडजस्टमेंट इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो किसके लिए अलाउ करती है? वाइडर एडजस्टमेंट इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में वाइडर एडजस्टमेंट करने की अनुमति देती है। इस प्रणाली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दो करेंसी क्षमता के बीच 10% की वृद्धि या कमी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर है, 50 रुपीज़ भारतीय रुपये के बराबर है। तो उसमें हम या तो 10% की वृद्धि कर सकते हैं या कमी भी कर सकते हैं। तो वो ऐसे है भाई, अगर हमारा $1 50 के बराबर है तो इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे। 10% की वृद्धि 1:0.55, यानी कि 55 इसका ₹5 मिलने से बढ़ जाएगा। तो ये वृद्धि होगी। अगर हमें कम करना है तो कम करने का मतलब क्या है कि 50 का 10% कम कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 45। ठीक है भाई, यहाँ पर $1 55 के बराबर है, यानी कि अगर 55 के बराबर है तो अमेरिका में जो भारतीय हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, और यहाँ पर हो गया कम हो गया तो वो कम खरीदेंगे। ये छूट इसलिए दी जाती है कि ताकि जो भुगतान शेष को हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकें। यदि भुगतान शेष हमारा प्रतिकूल है तो अपनी करेंसी डॉलर को 10% तक अवमूल्यन कर सकते हैं। फॉर डॉलर भारत में क्रय शक्ति 10 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम डॉलर का अवमूल्यन करेंगे तो हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ इसका अवमूल्यन डिवैल्यूएशन ही तो किया है। $1 पर कितने बराबर था? 50 के, लेकिन हमने अपनी करेंसी में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो हमारी जो है इसमें परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। किसकी? इंडियन करेंसी की। और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू कम कर दी, तो यहाँ पर कम करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसकी? इंडियन करेंसी की। ओके, वही बात ही कह रहा है कि अगर $1 के बदले 50 के स्थान पर 55 प्राप्त हो सकेंगे तो अवमूल्यन से भारतीय करेंसी की अमेरिका में मांग बढ़ जाएगी और भारत के निर्यात में वृद्धि होगी और भारत के भुगतान शेष में BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्राउलिंग पैग। इसके अकॉर्डिंग विभिन्न करेंसियों की विभिन्न विनिमय दर में लघु सीमा तक किंतु समय समय पर नियमित रूप से परिवर्तन की छूट दी जाती है। क्राउलिंग पैग अलाउज स्मॉल बट रेगुलर एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, यानी कि किसी एक समय में 1% की वृद्धि या कमी की अनुमति देती है। यह एक छोटा सामंजस्य है, लघु सामंजस्य है। चलित सीमाबंद क्या है? क्राउलिंग पैग, यानी कि छोटा सामंजस्य है, किंतु इसमें समय समय पर दोहराया जा सकता है। समायोजन का आकार, बारंबारता इस बात पर निर्भर करती है कि समायोजन करने वाले देश के पास विदेशी के करेंसी के कितने भंडार हैं। यानी कि इसमें हम टाइम टू टाइम कमी या वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पर। दोनों व्यवस्थाएं विनिमय दर में समायोजन की अनुमति देती हैं। चलित सीमाबंद की तुलना में विस्तृत जो पट्टी है, वाइडर जो है, वो अधिक समायोजन की, वाइडर एडजस्टमेंट की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, जो वाइडर एडजस्टमेंट की तुलना में चलित सीमाबंद का एक संकुचित सीमा पट्टी है। ठीक है, जो हमारा वाइडर है उसके कंपैरिजन में जो हमारी क्राउलिंग पैग है वो एक संकुचित है, नैरो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका काफ़ी जगह इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें भी ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग,
प्रबंधित तरलशीलता। मैनेज मतलब किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है तो उसे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। प्रबंधित तरलशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जो विनिमय दर में निश्चित नियमों अधिनियमों के अनुसार समायोजन करने की अनुमति देती है। इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कर दी जाती है। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ सिस्टम दैट अलाउड एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन के साथ एडजस्टमेंट करने की अनुमति देती है, विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो ऑफिशियली डिक्लेयर किए जाते हैं। समाजनिक को कोई पहले से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसी हमें ज़रूरत होगी, जैसे हमें नीड होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा। ये तेरा ना समाजन की आवश्यकता के अनुसार उसकी अनुमति दी जाती है। इस प्रबंध अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे समाजनिक प्रार्थना को स्वीकार करें या रद्द करें। ठीक है, उसके बाद है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग मतलब गंदी तरलशीलता, यानी कि गलत तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि यह अवधारणा विनिमय दर की प्रबंधित तरलशीलता व्यवस्था से संबंधित है। यह ऐसी सिचुएशन तब होती है जब नियम और अधिनियमों की परवाह किए बिना प्रबंधित तरलशीलता व्यवस्था को लागू किया जाता है। जब एक देश विनिमय दर को किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध कम या अधिक करता है तो इस प्रकार के व्यवहार को हम गंदी तरलशीलता कहा जाता है। यानी कि जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी जाती है या बढ़ा दी जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अगर मैनेज्ड फ्लोटिंग के नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो हमारी कहलाएगी डर्टी फ्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? प्रभावी विनिमय दर क्या है? प्रभावी विनिमय का दर वह होती है जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे साथ व्यापार करने वाले देशों की करेंसी की तुलना में भारतीय औसतन रुपया हमारा कितना मजबूत है। ठीक है, जिसके साथ हम अपना व्यापार करते हैं, तो हमारी इंडियन करेंसी है, जो हमारी इंडियन करेंसी है, हमारी रुपया है, तो वो कितना मजबूत है, किस तरह से हम उसमें काम कर सकते हैं। ओके, ये कह रहा है, देखो क्यों एक समय में किसी एक करेंसी की विनिमय दर से कुछ करेंसियों की तुलना में वृद्धि हो सकती है, कुछ करेंसियों की तुलना में कमी भी हो सकती है। प्रभावी विनिमय दर एक करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य करेंसियों के संबंध में शक्तियों का माप है, यानी कि दूसरी करेंसी की तुलना में उनकी मेजरमेंट करने का तरीका है। अफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वन करेंसी इज रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ओके, ये क्या बताता है, वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ओके, दिस इज अफेक्टिव एक्सचेंज रेट, EER। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार हमारे साथ व्यापार करने वाले देशों की करेंसी की तुलना में भारतीय औसतन रुपया कितना मजबूत है, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट है उनके साथ व्यापार करने में जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी काम करती है, कितनी मजबूत है। तो इसके दो रूप है भाई, नॉमिनल इफेक्टिव और रियल इफेक्टिव। नॉमिनल इफेक्टिव और रियल इफेक्टिव, नॉमिनल इफेक्टिव और रियल इफेक्टिव। पहले देखिए, मौद्रिक प्रभावी दर NEER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वह दर है जो एक करेंसी की तुलना में अन्य करेंसी के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कह रहा है कि जब एक करेंसी को अन्य करेंसियों के संबंध की तुलना में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो जो हमारा कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, मौद्रिक प्रभावी दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, N का मतलब होता है जो हमारी प्रभावी विनिमय दर हैं उन सब मूल्यों का, N समिनेशन मूल्यों का जोड़, और हमारा I है जो भागीदार है, जो हमारे साथ भारत के साथ जो भागीदार कंट्री है। ओके, R का मीनिंग है जो भागीदार के साथ विनिमय दर, इसका अर्थ है जैसे पौंड भारत UK के बीच डॉलर और भारत अमेरिका के बीच डॉलर है, पौंड किसके बीच है, भारत और UK के बीच, और डॉलर किसके साथ है, भारत और अमेरिका के साथ है। ठीक है, R का मतलब है जो दूसरे देश की करेंसी के साथ संबंध है। ओके, R वही बता रहा है कि आधार वर्ष की विनिमय दर के संदर्भ में भागीदार की विनिमय दर का सूचकांक है। W वे भागीदार जो व्यापार की मात्रा भारत के कुल व्यापार के अनुपात से है। N है जो व्यापार करने वाले भागीदारों की संख्या है, N हमारा संख्या को डोनेट करता है, V हमारा जो W है जो हमारे पार्टिसिपेटेड हैं, भागीदार हैं, व्यापार की मात्रा भारत के साथ जो किस अनुपात में व्यापार कर रहे हैं वो है। R इंडेक्स जो है जो दूसरा कंट्री है उसकी भागीदार की विनिमय दर का सूचकांक है।
तो डब्ल्यू एस्टिमेट ऑफ WI, उपरोक्त समीकरण में अनुमान सूत्र लगाया गया है, जैसे WI इक्वल टू XI प्लस MI XT प्लस बटे MT। ये वो भागीदार है जो यूके के साथ भारत निर्यात करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, भागीदार से भारत को आयात, कुल निर्यात और ये कुल आयात, ये हमारे कुल निर्यात, एक्सपोर्ट और ये इम्पोर्ट। ठीक है भाई। तो भाई प्रभावी विनिमय दर वृद्धि का अर्थ यह निकलता है कि भारत रुपये की शक्ति हमारे अन्य व्यापार भागीदारी करेंसियों की तुलना में बढ़ गई है। इसके विपरीत यदि मौद्रिक विनिमय दर में गिरावट आती है तो इसका अर्थ होगा कि भारतीय रुपये की शक्ति अन्य व्यापारी भागीदारों की तुलना में कम हो गई है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसका जो है मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू विदेशी करेंसियों की तुलना में बढ़ती है, रुपये की बढ़ती है, तो विनिमय जो हमारी अफेक्टिव दर है वो नॉमिनल अफेक्टिव दर उसमें वृद्धि होती है। लेकिन अगर भारतीय रुपये की शक्ति में अन्य व्यापारियों की तुलना में, अन्य भागीदारी करेंसियों की तुलना में कमी आती है तो रियल अफेक्टिव नॉमिनल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारी कमी आती, हाँ मतलब कमी हो जाती, घट जाती, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा नॉमिनल अफेक्टिव रेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वास्तविक विनिमय दर, रियल एक्सचेंज अफेक्टिव रेट। वास्तविक विनिमय दर वह दर है जिसमें संसार के विभिन्न देशों के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ये स्थिर कीमत एवं वास्तविक विनिमय दर पर आधारित होती है। इसका अनुमान हम यानी कि इसमें क्या है, जो दूसरी कंट्री हैं उनमें जो कीमत स्तर में चेंज होता है उनके अकॉर्डिंग इसमें रीड किया जाता है, ध्यान रखा जाता है वास्तविक विनिमय दर। ये दोनों में डिफरेंस बता रखा है अभी। नॉमिनल में हमारे पास R इंडेक्स होता है और वास्तविक विनिमय दर में हमारे पास RER के पास RER इंडेक्स होता है। ठीक है, नाम से देख लेना, नॉमिनल और अफेक्टिव। ठीक है, ये हमारा रियल अफेक्टिव है, ये हमारी मौद्रिक विनिमय प्रभावी दर थी। भारत के साथ व्यापार जो भागीदार हैं उनकी विनिमय दर के सूचकांक होते हैं। इसमें क्या है, इसका संबंध भारत है उसके भागीदार के साथ वास्तविक विनिमय दर के सूचकांक से होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं। वास्तविक विनिमय दर अनुमान लगाते इसमें विभिन्न देशों के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट है तो उसका अनुमान लगाने के लिए हम जो दूसरी कंट्री है, विभिन्न देश हैं, उनमें जो कीमत स्तर में परिवर्तन होता है उनको ध्यान में रखा जाता है। और विनिमय दर स्थिर कीमतों पर आधारित होती है। ओके, विनिमय दर किस पर आधारित होती है, स्थिर कीमतों पर। तो भाई ये था हमारा सब इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और रह गया, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी से क्या है, देखो परचेजिंग मतलब जितनी आपके पास क्षमता होगी उसी के अकॉर्डिंग तो आप परचेजिंग करोगे। तो यह विनिमय दर है, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका दूसरा नाम है। क्रय शक्ति क्षमता है। क्रय शक्ति क्षमता विभिन्न देशों में विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के अनुसार किया जाता है। ठीक है भाई, किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग। परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स रेट ऑफ एक्सचेंज इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिटर्मिनेड बाय द रेशियो ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि दो देश के बीच विनिमय दर उन देशों की कीमत स्तर के अनुपात में होता है। ये देखिए, R मतलब एक्सचेंज रेट, ये P का A कंट्री है और ये हमारा B कंट्री है। ये हमारा प्राइस A कंट्री में और PB का मतलब है प्राइस B कंट्री में। तो दोनों की कीमत स्तर के अनुपात के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है। ओके, भारत की तुलना में यदि भारत में किलो सेब का 45 रुपये तो अमेरिका डॉलर में $1 तब 45 की क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग इस क्रय शक्ति के बराबर होगा। तो विनिमय दर 45 = $1 के बराबर होगी। ठीक है, यदि भारतीय रुपये की वैल्यू 45 है तो अमेरिका में $1 कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है। किसी दी हुई वस्तु की कीमत दोनों देशों में तब होनी चाहिए जब समान मुद्रा में व्यक्त किया जाए ताकि दोनों देशों की क्रय शक्ति बराबर या साम्य हो। अब कह रहा है कि एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। निरपेक्ष क्रय शक्ति क्षमता का अर्थ है कि दो देश विभिन्न विनिमय दर उनकी कीमत स्तरों के अनुपात में होता है और उन देशों में पाई जाने वाली मुद्रास्फीति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत सापेक्ष क्रय शक्ति दो देशों के बीच कीमत स्तर का अनुपात वह है जो देशों की मुद्रास्फीति की दर में पाए जाने वाले अंतर को ध्यान में रखा जाता है। जो हमारा निरपेक्ष क्रय शक्ति है इसमें मुद्रास्फीति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल उनकी दोनों देशों के जो दो देश की कंट्री हैं, जो दो देश हैं उनकी जो एक्सचेंज रेट है बस उस पर ध्यान दिया जाता है।
इसमें कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उस पर भी इंक्लूड किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए परचेजिंग पावर एक्सचेंज के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भी एक्सचेंज रेट क्या है। ओके, ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ। परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी, फ्लोटिंग रेट, डर्टी फ्लोटिंग रेट, मैनेज फ्लोटिंग रेट। ओके, व्हाट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें मौद्रिक को शामिल करते हैं। और ये थी हमारी वास्तविक विनिमय प्रभावी दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई, रियल मतलब है कि जो हम दूसरी कंट्री हैं उनको मतलब एक फिक्स रेट पर इफेक्टिव होती है, ये नहीं है कि भाई चेंज कितना भी कर दिया जाए। जो हमारा देखो विनिमय दर स्थिर कीमतों पर लागू होता है। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट स्थिर कीमतों पर लागू होता है। तो ये थी हमारी वास्तविक विनिमय प्रभावी दर, मौद्रिक विनिमय प्रभावी दर, और ये हमारी थी मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब कि है कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो हमारी क्या कराती है, डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरनशीलता। ओके, ये वही है वही वाइडर बैंड्स, क्राउलिंग पैग्स और मैनेज फ्लोटिंग। वाइडर मतलब एक बड़े लेवल पर होता है, क्राउलिंग पैग इसकी छोटी सीमा होती है, मैनेज फ्लोटिंग इसमें हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। अगर हम रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं उनको ध्यान में रखकर, वैसे ही जो प्राइस है हमारा घटा बढ़ा देते हैं, एक्सचेंज रेट को कमी या वृद्धि कर देते हैं बिना मैनेज रूल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कराती है, हमारी डर्टी फ्लोटिंग रेट। ओके डियर स्टूडेंट, टुडे कंप्लीट दिस टॉपिक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।